Assalamualaikum students. क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? मिड का रिजल्ट आपको पता चल गया? मिड का रिजल्ट कैसा रहा है? पेपर कैसा था? इजी था या टफ था? मैम कौन सा पेपर? मिड का पेपर और कौन सा? जी मैम इजी था। मिड के बाद आज ही क्लास हो रही है। मिड के बाद छुट्टियां हो गई थी। उसके बाद ईद के बाद जो पहला लेक्चर था वो मैंने नहीं दिया, जो मंडे वाले दिन था। आज फर्स्ट क्लास ले रही हूँ। ऑलमोस्ट हमारी हाफ आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आउटलाइन मैंने आई थिंक सो कि आपको पोर्टल पे शेयर की हुई है। आउटलाइन अभी भी मैंने स्क्रीन शेयर किया, उसके सामने आपके साथ आ रही है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, इनवर्स, रैंक, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पॉजिटिव डेफिनाइट इंटीग्रल्स, उसके अलावा डिटर्मिनेंट फॉर्म की जितनी भी फॉर्म थी वो सारे हमने पढ़े हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब जो हमारे टॉपिक इसमें रह गए हैं, सबसे फर्स्ट वाली लाइन में सबसे फर्स्ट वाले दो वेक्टर एंड वेक्टर स्पेसिस, उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंस है, हम डिपेंडेंस भी पढ़ेंगे क्योंकि डिपेंडेंस के बाद ही ये लीनियरली डिपेंडेंट आता है। सेकेंड लाइन में ही हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। थर्ड वाली लाइन में इनर प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनैलिटी एंड लीस्ट स्क्वायर। ये बेसिकली लीनियर अलजेब्रा की जो आउटलाइन शेड्यूल के अकॉर्डिंग दी हुई है, उसमें ये आगे पीछे दिया हुआ है। मैंने अभी तक जो करवाए हैं वो सिर्फ मैट्रिसेस वाले जितने भी टॉपिक्स थे वो किए भी हम लोगों ने। अब हम लोग उसके अलावा आपको मैंने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाला टॉपिक भी करवा दिया, वो भी मैट्रिसेस से ही रिलेटेड था। बट आइगन वेक्टर वाला टॉपिक अभी रहता है, वो हम अभी बाद में करेंगे, वो हमारा 6 चैप्टर के अंदर ही है। आज जो हमारा टॉपिक है वो, अगर आप लोगों को आउटलाइन शो हो रही है, उसमें सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है वेक्टर्स। फिर उसके बाद आता है वेक्टर स्पेस। हमने अभी जो आज वर्क करना है वो वेक्टर है और वेक्टर स्पेसिस है। वेक्टर स्पेसेस से आगे ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, फिर लीनियर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट आएगा। ये बाकी आउटलाइन जो है वो 1 बाय 1 सारी कंप्लीट हो जाएगी। फाइनल के लिए आप लोगों ने साथ साथ तैयारी करनी है। अब जो है ज्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने साथ साथ से खुद तैयारी करनी है, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि पेपर फाइनल का ऑनलाइन होता है या फिजिकल होता है, कुछ भी अभी कंफर्म नहीं। आपने दोनों तरीकों से इसकी तैयारी करनी है साथ में। मैम दिस टाइम भी वो मिड का साथ ही होगा फाइनल के, क्या मिड का मिड तक ही था? नहीं, मिड का भी साथ ही चलेगा। फिजिकल होगा ऑनलाइन, सॉरी, अगर होगा तो फिर ऑनलाइन के अंदर यही है कि मिड भी साथ ही चलेगा, क्योंकि वो पूरी ओवरऑल आउटलाइन में से बनता है। एफिलिएटेड कॉलेजेस में उनका पेपर भी साथ ही एक ही टाइम में सारा पेपर बन रहा होता है, इसलिए सारा कंबाइन ही चलेगा। और मैम ऐसे अगर तो बहुत ज्यादा फिजिकल हो पेपर जाएगा। होता है तो फिजिकल पेपर में ये है कि आप लोगों को जो भी टीचर पढ़ा रहा है वही पेपर बनाएगा, और जितना सिलेबस वो आपको रिक्वायर्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही पेपर बनेगा। ऑनलाइन के अंदर सारी आउटलाइन आपको कवर करनी पड़ेगी, इसलिए पीछे वाला भूलना नहीं है, साथ ही उसको भी माइंड में रखना है। सबसे पहले तो बेसिक जो वेक्टर है, मुझे वेक्टर डिफाइन करेगा आप में से कोई भी कि वेक्टर क्या चीज है? पहले तो वेक्टर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा टॉपिक नहीं है, जस्ट लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, इसलिए वेक्टर्स की डेफिनेशन, वेक्टर क्या चीज है, उसका मैग्नीट्यूड, और फर्दर इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सिर्फ यही करवाऊंगी इसके अंदर, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि वेक्टर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, 10 क्लास से, 9 या 10 क्लास से वेक्टर जो है वो ऐड किया जाता है। आपने मुझे बताना है कि वेक्टर क्या चीज है, किस टाइप की क्वांटिटी है। मैम सामने लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना, मैंने इसलिए सामने लिखा है कि अगर कोई बोले तो सही। क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वेक्टर है, और जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई ना हो स्केलर है। अगर आपने इसको इन जनरल वैसे ही डिफाइन करना हो तो किस तरह इसको डिफाइन करेंगे? ये तो आपने चले डेफिनेशन के सामने पढ़ दी है।
मैम ये किसी चीज की डायरेक्शन और क्वांटिटी को बयान करने के लिए यूज होता है, क्या सकते हैं इसे? में यहाँ पे स्केलर की डेफिनेशन भी है और वेक्टर की डेफिनेशन भी मैंने साथ ही मेंशन की है। डेफिनेशन सेम है, एग्जांपल्स डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत एग्जांपल्स ली हैं, कोशिश की है ज्यादा सारी ली हैं। डेफिनेशन के अंदर स्केलर है सबसे बड़े क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से क्या आप लेते हो मीनिंग कि मैग्नीट्यूड क्या चीज है? डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ दी, सामने लिखी हुई है। मैग्नीट्यूड क्या चीज है? डायरेक्शन तो सिंपली वर्ड पता चल रहा है कि डायरेक्शन किसी भी चीज की किसी भी वे में मूव करने की जो कंडीशन है। कोई मिकदार, बिल्कुल, ये मैग्नीट्यूड मिकदार को ही कंसीडर करता है यहाँ पे। A quantity which has only magnitude but no direction. जी, आप इसे जो भी बोली हैं उनकी आवाज Ma'am, नहीं I आई। was saying. For example, mass, density, volume, length, time, temperature, speed, and any real number, say pi, square root of 2, etc. The value of a scalar is a single real number with an appropriate unit of measurement such as centimeter, feet per cube की फॉर्म में, डिग्री हो सकता है, सेकंड्स हैं। Operations with scalars follow the same rules as in elementary algebra. हम पढ़े हैं लीनियर अलजेब्रा, इसलिए स्केलर हमने नहीं पढ़ना, सिर्फ मैंने दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सिर्फ यहाँ पर उसकी डेफिनेशन को बताया कि स्केलर क्या चीज़ है और वेक्टर हमारे पास क्या फॉर्म है। वेक्टर हमारे पास जो फॉर्म है क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें ही लाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बीइंग कि एक चीज़ कहाँ से स्टार्ट होके उसने अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करना स्टार्ट किया और कहाँ तक गई है। अब जितना उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड और जिस वे में उसने मूव किया वो होगी उसकी डायरेक्शन। सिमिलरली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, ये सारी की सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं क्वांटिटी के हिसाब से। क्वांटिटी किसके? वेक्टर के हिसाब से। अ वेक्टर हैज टू डिफरेंट नेचर्स, वन ज्योमेट्रिक एंड द अदर अलजेब्राइक। दो डिफरेंट इसकी नेचर्स हैं, ज्योमेट्रिकली इसकी डिफरेंट नेचर्स है और अलजेब्राइकली इसकी डिफरेंट नेचर है। ज्योमेट्रिकली हमें ये रिप्रेजेंट होता है कि हमने किस वे में मूव किया, जबकि अलजेब्राइकली हम इसको सॉल्व आउट करके फिर बता सकते हैं कि हमने मूवमेशन जो है वो किस वे में की है। टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स। हमने अगर वेक्टर के साथ अंडरस्टैंड करना है उसके एप्लीकेशन के लिए हमें दोनों वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली भी और अलजेब्राइकली भी। अब आगे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय अ डायरेक्शन लाइन सेगमेंट। अब इसके डायरेक्शन देखें, ये लाइन सेगमेंट इसमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है डायरेक्शन के हिसाब से। ओ से पी ये एक वेक्टर है, ओ पॉइंट है, आप इसे ओरिजिन कंसीडर कर लें या कोई और डिफरेंट पॉइंट कंसीडर कर लें, इससे कोई फर्क नहीं है। ओ एक पॉइंट है, कोई भी चीज यहाँ पे आप कह सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, कोई भी चीज जो है वो इस वे में मूव की है पी पॉइंट तक। ओ से पी जो है वो इसकी डायरेक्शन कहलाएगी और ओ से पी जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया है वो हमारे पास बेसिकली वेक्टर कहलाएगा। और पी डिफरेंट है। ए के ऊपर यहाँ पे एरो वाली लाइन है जो आपको यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये एक एरो वाली लाइन है जो ये शो कर रही है कि हमारे पास ये वेक्टर को डिनोट कर रहा है। OP whose direction is that of a vector and whose length represent the magnitude of a vector. The tail and O जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई है of the arrow is called a origin, उसे आप origin बोल सकते हैं। origin सिर्फ इसे बोला जाता है, ये नहीं है कि ये origin से ही यानी कि 0 पॉइंट से हमेशा स्टार्ट होता है। सिर्फ origin यानी कि origin मीन इनिशियल पॉइंट भी से बोला जाता है जहां से उसकी स्टार्टिंग हुई है। एंड द हेड P इज कॉल्ड अ टर्मिनल पॉइंट, जहां तक वो एंड उसने अभी फिलहाल स्टॉप किया जितनी हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से ले रहे हैं वो उसका टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। आगे उसकी लेंथ और नॉर्म आती है। O से P तक जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास लेंथ और नॉर्म कहलाती है या उसे हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड इज आल्सो कॉल्ड लेंथ, नॉर्म, उसको दोनों चीजों में बोला जाता है। जितनी भी O से P तक हम जो उसकी डायरेक्शन ले रहे हैं उसको कैलकुलेट करेंगे वेक्टर की, वो हमारे पास लेंथ कहलाएगी या आप उसे नॉर्म बोल सकते हैं, थर्डली उसे मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट हमेशा ही फिक्स होता है। When the initial point of a vector is fixed, it is called fixed or localized vector. If the initial point is not fixed,
आप में से जिसका भी माइक ऑन है बंद करें। मोहम्मद अरसलान अपना माइक म्यूट करें। अरसलान नवीद, when the initial point of a vector is fixed, it is called fixed or localized vector. If the initial point is not fixed, it is called a free or non-localized vector. Free fix ही होता है इन केस में जब हम वेक्टर को ड्रा करते हैं, किसी भी पॉइंट की मोमेशन लेनी है तो हमें इसको पहले स्टॉप करना है, एक जगह से मूव करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाली जो उसने जस्ट वैसे ही डिफाइन किया, फ्री और नॉन लोकलाइज वेक्टर, ये वेक्टर नहीं कहलाता, फिर ये नॉन लोकलाइज वेक्टर कहलाता है क्योंकि इसके अंदर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट वे में डिफाइन नहीं कर सकते। बाकी फर्दर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो हमने किस वे में इसको फाइंड करना है, और डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो डायरेक्शन भी फाइंड की जा सकती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर टू द ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वेक्टर की लेंथ, नॉर्म या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। In the words its length, suppose we want to calculate the magnitude of the vector. Vector किसी like we take a vector as 4 3, 4 3 अब वेक्टर किस फॉर्म में लिया है, 4 3 वेक्टर की लेंथ है यहाँ पे जो हमने डिफाइन करनी है। ये एक वेक्टर दिया है 4 और 3, ये सिर्फ ए वेक्टर को डिनोट यहाँ पे किया हुआ है 4 और 3 के साथ। बेसिकली ये बिल्कुल भी करेक्ट वे में डिफाइन नहीं है। इसमें जो इसका सेकंड वाला पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ वो ओ है, ओरिजिन लिखा भी हुआ है। मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने ओरिजिन से लिया है, अभी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन हो रहा है वो सिंपल ओरिजिन से लेके स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इन दिस एग्जांपल द लिस्ट ऑफ नंबर्स was only 2 elements long but in principle it could be any length। यहाँ पे सिंपल शेप के अंदर उसने डिफाइन किया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन लिया हुआ है, इसलिए लेंथ जो है वेक्टर की वो ओ से जो एंडिंग पॉइंट यहाँ पे जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग ओरिजिन लिया हुआ है 0 0 की फॉर्म में, तो 0 0 से लेके यहाँ पे अगर ए पॉइंट लेते हैं 0 से ए के लिए जो वेक्टर को डिनोट कहला रहा है वो ये वेक्टर है, ए वेक्टर। अब यहाँ पर जो पॉइंट है एक्स और वाई के पॉइंट्स, वो यहाँ पर पॉइंट्स हैं एक्स के 4 है और वाई का पॉइंट जो है वो 3 है, इसलिए ओ से 4 और 3 का अगर आप डिस्टेंस ले भी रहे हैं, डिस्टेंस लेने से डिफरेंस नहीं आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है किसी को? दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालते हैं? मैम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का अंडर रूट। बिल्कुल इसी वे में फाइंड करते हैं हम। लेकिन अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस बोला जाता है लेंथ के अकॉर्डिंग, लाइक मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स लेती हूँ, मैंने एक पॉइंट लिया है ओरिजिन, अभी हम ओरिजिन में वर्क कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिया है। ओरिजिन के पॉइंट्स लिए मैं 2 डायमेंशन में वर्क कर रही हूँ, तो ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं 0 0। सेकंड वाला पॉइंट लिया है, यहाँ पर मैंने वही पॉइंट लेती हूँ जो बुक के अंदर लिया हुआ है 4 और 3 के साथ। तो ए बताएं क्या आएगा? सिर्फ पॉइंट्स ले रही हूँ मैं अभी। ओ पॉइंट लिया ओरिजिन वाले, ए पॉइंट लिया, ओ ए डिस्टेंस आएगा, ओ ए डिस्टेंस किस फॉर्म में आएगा? मैम 5 खालिद इरफानी बोले हो बट आवाज नहीं आई, क्या बोले हो? मैम जी 5 5 5 किस तरह आएगा ये भी एक्सप्लेन करना है आपने।
मैम जी अगर x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर कर लें या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लें तो पहले में 4 का स्क्वायर आएगा या -4 का स्क्वायर आएगा, तो 4 का -4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर आएगा बिल्कुल 16 अगर आप इसे और उसके बाद 0 - 3। ठीक है जी मैम। ठीक है बोलें। और उसके बाद 0 - 3 या 3 - 0 इनका स्क्वायर में आएगा 9 और इन दोनों को ऐड करेंगे 25 और 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। जब ओ ए लिखा जाता है साथ ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना कि 3 - 0 या 0 - 3 करें, वो इस फॉर्म में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन जब अगर मैं यहाँ से पॉइंट 0 खत्म कर देती हूँ, 0 की जगह मैं कोई और पॉइंट ले लेती हूँ, मैंने कहा है कि ओरिजिन भी एक पॉइंट है। अगर हम इससे हट के बात करेंगे तो जिस तरह आप कह रहे हो 4 - 0 या 0 - 4 करो, सपोज इसकी जगह पे 0 की जगह पे 3 2 कुछ भी आ जाता है, तो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। 0 से ए है, इट्स मीन 0 हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट की वैल्यूज ज्यादा होती हैं, तो एंडिंग पॉइंट में से ओरिजिन वाला पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माइनस करते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल सेम वे में लिखा है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 4 का स्क्वायर एंड प्लस फर्दर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होगा। दोनों को मिला के हमारे पास जो बनेगा वो 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर ये सारा उसने डिटेल लिखी हुई है, इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो हमने मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड को हम इस वे में मेंशन करते हैं। यहाँ पर उसने वही मेंशन किया हुआ है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रही थी कि ये जो वैल्यू मेंशन की हुई है उसने ए की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये बेसिकली जो डायग्राम ऊपर बनाई गई है उसमें स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन लिया हुआ है ओ, जिसके पॉइंट्स हैं 0 0, इसलिए यहाँ पर ये चीज डायरेक्ट मेंशन नहीं है, डायरेक्टली मेंशन बिल्कुल नहीं है, इसी वे में मेंशन है जिस वे में मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि ओरिजिन से वो मेंशन कर रहा है। तो ओरिजिन वाले पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए, वो 0 0 आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसने डायरेक्टली लिखा है। अब मैग्नीट्यूड को किस फॉर्म में शो करते हैं, ये डबल लाइंस के साथ मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। इसे नॉर्म भी बोलते हैं। जब आप वेक्टर स्पेस करेंगे उसके अंदर ये नॉर्म बोला जाएगा, NORM के साथ, नॉर्म के साथ बोला जाएगा इसे। इसे लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। इसमें एक ही वेक्टर के अकॉर्डिंग लेंथ फाइंड की जाएगी। इसमें लेंथ फाइंड करने का मीनिंग ये होता है, इसके जो पॉइंट्स हैं उसमें फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन को कंसीडर करते हुए यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर जो है दो वेक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। यूनिट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर, ये भी मैं बिल्कुल नहीं करवा रही। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल है, बेसिक है, तो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। दो वेक्टर्स की एडिशन से एक वेक्टर थर्ड वेक्टर बनता है, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन से एक थर्ड वेक्टर बन जाता है। हमेशा जिस तरह दो रियल नंबर्स को ऐड करने से रियल नंबर ही आता है, इसी तरह दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो एक वेक्टर थर्ड वेक्टर ही बनता है। वो वेक्टर जीरो वेक्टर भी हो सकता है, जीरो भी एक वेक्टर होता है, या किसी भी और वैल्यू का वेक्टर बन सकता है, लेकिन होगा वेक्टर ही। वेक्टर कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड, वेक्टर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्राफिकली वी कैन थिंक टू एडिंग टू वेक्टर्स टुगेदर एज अ प्लेसिंग, इसमें जस्ट यही इसने डिफाइन किया है कि दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो थर्ड वाला वेक्टर किस फॉर्म में डिफाइन होता है, उसका मैग्नीट्यूड या उसका डिस्टेंस जो है या उसकी डायरेक्शन हमारे पास आ जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हम थर्ड वेक्टर जो है वो ग्राफिकली डिफाइन कर सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज शोन इन द इलस्ट्रेट शोइंग द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो थर्डली हमारे पास थर्ड वाला वेक्टर बनेगा। ये डायग्राम उसने डिनोट किया है यहाँ पे। ग्राफिकली किस वे में होगा कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों की एडिशन से हमारे पास क्या होगा, थर्ड वेक्टर बनेगा। ये बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर उसने डिफाइन किया है। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि थर्ड वाला वेक्टर ही डिफाइन हो, हम सिर्फ ग्राफिकली इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो ग्राफिकली दोनों की इनिशियल और एंडिंग पॉइंट तक के वे को उसने यहाँ पे डिफाइन किया। ए प्लस बी के साथ अब ए और बी दो कोई से भी उसने यहाँ पे पॉइंट ले लिए, ए की वैल्यूज दी हुई है और बी की वैल्यू यहाँ पे डिनोट की हुई है, दोनों को ऐड करना है। अब एडिशन किस फॉर्म में करनी है वेक्टर की, वेक्टर की एडिशन के लिए यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट वाले पॉइंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसने सेकंड वाले के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होना है, फर्स्ट वाले पॉइंट का जो सेकंड एलिमेंट है उसने सेकंड वाले के सेकंड के साथ ऐड होना है, और हमारे पास ये बनेगी वेक्टर की एडिशन। अब ये वेक्टर की एडिशन यहाँ पर डायरेक्टली लिखी हुई है,
डायरेक्टली नहीं होती, इसमें इसके यूनिट वेक्टर्स डिनोट किए जाते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर लिखा हुआ है A, 4 और 3 के साथ, तो मैंने पेयर में लिखा है। अगर इस वेक्टर को 2 डायमेंशन के अंदर शो करने के लिए बोला जाए तो एडिशन के अंदर ये किस तरह बनेगा, मुझे बताएं जल्दी से, अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है तो। मैम 4i कैप प्लस 3j कैप। बिल्कुल, प्लस 3j कैप के साथ आएगा, जो मैंने यहाँ पे उसके ऊपर कैप्स नहीं लगाई, ठीक है। यही चीज है, जो ये i और j है, ये इसकी यूनिट वेक्टर्स हैं। v में जाएंगे तो उसके लिए k हमारे पास आएगा। यूनिट वेक्टर जो है वो इसी वे में डिफाइन होते हैं। Consider the rectangular coordinate system in 3 dimensions. Take the points A, B, and C on the x-axis, y-axis, and z-axis respectively. We denoted the vectors, 3 vectors को यहाँ पे denote किया है symbolically I, J और K की फॉर्म में, and call them the unit vectors. I, J, K को उसने unit vectors की फॉर्म में डिफाइन किया है। अब अगर आपको पूछा जाए कि 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो बेसिकली हमने उसको एडिशन इसी फॉर्म में की हुई है यहाँ पे, कि अगर मेरे पास ये वेक्टर और ये है, तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट में, जैसे कि हमारे पास मेंशन किया हुआ है ए और बी वेक्टर। ए वेक्टर्स के एलिमेंट्स दिए गए हैं 4 और 3 के अकॉर्डिंग, और सेकेंडली अगर बी वेक्टर लेती हूँ तो बी के एलिमेंट्स लिखे गए हैं। मैं यहाँ से खुद से कोई से वेक्टर्स के एलिमेंट्स ले रही हूँ, 1 और 2 ले लेती हूँ। दोनों की एडिशन करनी है। मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया, लगा देती हूँ वेक्टर का साइन। दो वेक्टर्स की एडिशन है, ए एंड बी, दोनों को ऐड करना है। अब ये एडिशन इसी वे में होती है, आई वाला कंपोनेंट आई के साथ और जे कंपोनेंट जे के साथ जो है ऐड होगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 प्लस 1 आई एंड प्लस, एडिशन में लिख रही हूँ तो मैं इसके साथ आई और जे की फॉर्म में मेंशन कर रही हूँ, 3 प्लस 2j। दोनों वेक्टर्स को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। एक्स एक्सिस वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स है, यानी कि आई वाला यूनिट वेक्टर जो है वो ऐड होगा आई के साथ, जे जो है वो जे के साथ ऐड होगा, और यहाँ पर इन दोनों की एडिशन के बाद हमारे पास एक वेक्टर ही बनेगा जो एक थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5i एंड प्लस 3 प्लस 2 फिर 5j। सब्ट्रैक्शन करनी है तो सिंपल है, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन। सेंटर में माइनस का साइन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आई और जे की फॉर्म में इसको मेंशन करी हूँ। अब आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन अगर माइनस का साइन आ रहा था, लाइक यहाँ पे 2 माइनस 3 बनता है, तो फिर मैं यहाँ पे माइनस लिख सकती थी। अदरवाइज डायरेक्टली जब इसको आप सॉल्व करें तो इसके अंदर हम डायरेक्टली माइनस का साइन मेंशन नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अब इसकी सब्ट्रैक्शन भी दी हुई है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सारा कुछ जो है ये हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के बाद करेंगे, क्योंकि इस बुक के अंदर इसे पूरा डिटेल से दिया हुआ है 1 बाय 1 साथ यूज करते हुए। वेक्टर स्पेस का जो चैप्टर है 6 हमारी बुक मैथमेटिकल मेथड का ही चैप्टर है। इसके अंदर वेक्टर से रिलेटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफाइन की हुई है, इसलिए मैंने इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व किया है। पहले वेक्टर को डिफाइन किया है, अब जो है हमने वेक्टर स्पेस करना है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो वेक्टर स्पेस का ही टॉपिक है। इसी के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन सारा कुछ आगे जाकर यूज होगा। पहले जो हम लोग करते हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग
लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था जो हमने मिड से पहले तक किया है, उसके डिफरेंट वेज थे, डिफरेंट मेथड्स के साथ हमने उसे किया है। रैंक फाइंड किया है, डिफरेंट वेज के अंदर हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड किया है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कि मैक्सिमम वैल्यूज को हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आ गया वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर भी हमारा मैट्रिसेस यूज होंगे, पीछे वाले मैट्रिसेस। इसके अंदर वेक्टर के अंदर मैट्रिसेस यूज होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी मैट्रिसेस यूज होंगे। ये सारे टॉपिक्स इसी चैप्टर के अंदर ही क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ फील्ड। लेट एफ बी अ फील्ड। अब सबसे पहले एक फील्ड सेट है, किस टाइप का सेट है, फील्ड की डेफिनेशन डिफाइन करनी है। उसके बाद हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को यहाँ पे डिफाइन करना है। फील्ड हमारे पास किसी भी वे का एक सेट है जिसके ऊपर दो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। मैंने नोट्स के अंदर ही फील्ड की डेफिनेशन को भी यहाँ पे ऐड किया है। बुक में ये पेज नंबर 102 पे है। अ फील्ड एफ कोई सा भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, एट ए टाइम ही अप्लाई होंगे। एडिशन के अकॉर्डिंग ये अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन बनेगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें से जीरो जो है हमारा जो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा उसके अंदर जीरो हम स्किप करेंगे और हमारे पास ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप बनेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ये अबेलियन ग्रुप किस फॉर्म में बनेगा कि एडिशन के लिए ए प्लस बी दो एलिमेंट ले रहे हैं तो बी प्लस ए भी हो सकता है, ए मल्टीप्लाई बी करें तो बी मल्टीप्लाई ए भी होगा। A field F plus and multiplication दो binary operation is non-empty set F having at least two elements and two binary operations। दो एलिमेंट्स हैं और दो बाइनरी ऑपरेशंस इसके ऊपर अप्लाई होंगे। टू बाइनरी ऑपरेशंस दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होंगे। एड हैविंग एट लीस्ट टू एलिमेंट्स इसीलिए बोला है जब तक दो एलिमेंट्स नहीं होंगे तब तक हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकेंगे, इसलिए दो एलिमेंट्स लाजमी होंगे सेट के अंदर तो ही हम उसको फील्ड शो कर सकते हैं। डिफाइन ऑफ एफ सच दैट द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाई। गिवन जो थ्री एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे तो हमारे पास गिवन सेट जो है वो फील्ड कहलाएगा। एफ एडिशन इज एन अबेलियन अंडर एडिशन। एफ माइनस जीरो का मतलब है कि अपना जो सेट है उसमें से जीरो निकाल के जो बाकी एलिमेंट्स बनेंगे उस पर हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है तो अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनेगा। थर्डली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, दो एलिमेंट्स को ऐड करके थर्ड से मल्टीप्लाई करें या सेपरेटली दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, थर्ड वाली कंडीशन ये। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे 2 और 3 एग्जाम्पल्स दिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि हमने फील्ड को किस तरह किस वे में शो करना है। यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, तो ये दो एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास उनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी नोट की हुई है। इसी तरह आप खुद से देखें जब तक अजान हो रही है, फिर उसके बाद में आप लोगों को करवा देती हूँ।
बुक पे पेज नंबर 103 फील्ड की एग्जांपल्स हैं। रैशनल नंबर इज अ फील्ड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर इज अ फील्ड, क्योंकि दो रियल नंबर्स को ऐड कर लें मल्टीप्लाई कर लें वो रियल नंबर्स ही रहते हैं। सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से ही आंसर आता है। आगे फर्दर जो है एस वो यहाँ पर डिनोट किया गया ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर, रियल नंबर्स में से ही है, एस डिफरेंट फॉर्म में नंबर दिया हुआ है। उसके बाद प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो प्राइम नंबर ही बनता है। लेकिन प्राइम नंबर्स के लिए यहाँ पे उनका मॉडुलस दिया जाएगा, फिर हम इनको कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अकॉर्डिंग जो है तो यहाँ पर फील्ड बना रहे हैं, अदरवाइज वो फील्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ पर जी लिया हुआ है, इंटीजर्स की फॉर्म है, दो नंबर्स लिए हैं 0 और 1। यहाँ पे जो ये 2 मेंशन किया हुआ है इसके सबसेक्टेड में ये मेंशन किया हुआ है इसका मॉडुलस। मीन अगर एलिमेंट का आंसर 2 से ग्रेटर आता है या इक्वल टू 2 आता है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करके इसका रिमाइंडर मेंशन करेंगे। यहाँ पे यही चीज दी गई है। जी सबसे पहले एडिशन के अकॉर्डिंग देख लें, दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1, 0 और 1 यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग दे दिया है। 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 के अंदर 1 ऐड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, बट 1 को 1 के साथ ऐड करोगे तो आंसर क्या आता है, यहाँ पे आंसर आता है 2, बट 2 उसका मॉडुलस दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रह जाता है 0, यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? क्लास क्लियर है ये कि हमने फील्ड के अंदर अगर मॉडुलस दिया हुआ है तो हमने किस वे में उसको डिनोट किया है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्रोसेस करने की सारा जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है, 0 के साथ दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, 1 को 0 के साथ करूंगी 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आता है। अब आगे फर्दर जो दिया है 3 एलिमेंट्स के लिए दिया है, 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग 0, 1 और 2 एडिशन सबसे पहले 0 को ऐड करेंगे 1, 2 के साथ, 0, 1, 2 के साथ वाली आंसर जो है वो 0, 1, 2 आएगा। 1 के साथ करेंगे तो 1, 0, 1, 1, 1, 2, बट 1 और 2 क्या आएगा आंसर 3 आएगा, तो 3 उसका रिमाइंडर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सॉरी मॉडुलस दिया हुआ है। 3 के साथ उसको डिवाइड करके फिर हम उसको आंसर को डिफाइन करेंगे, तो आंसर हमारे पास रहेगा, रिमाइंडर आएगा वो 0 है, 0 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर। 2 और 1 के एडिशन का आंसर आएगा 0, 2 और 0 के एडिशन का आंसर 2 आता है, 2 और 1 के एडिशन का आंसर फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, बिकॉज ऑफ 3 मॉडुलस कि हम उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। अब 2 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर मेरे पास क्या आता है 4, बट यहाँ पे क्या दिया गया 1, 4 को 3 से जब डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर हमारे पास जो वैल्यू रह जाती है जो डिवीजन के अकॉर्डिंग नहीं होती वो 1 आ जाती है, तो रिमाइंडर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 1 के अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी इसी फॉर्म में है। अब अगर आप देखें दोनों सेट्स के अंदर जो उसने यहाँ पे डिटेल से सॉल्व किए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर जो है उसी सेट के अंदर सिलाई कर रहा है, 0 को 0 के साथ ऐड किया आंसर 0 आ रहा है, आंसर उसी सेट में सिलाई करेगा, 0 को 1 के साथ किया 1, आंसर फिर उसी सेट में सिलाई कर रहा है। 1 और 1 के लिए एडिशन आंसर 2 आ रहा था, लेकिन उसका मॉडुलस भी साथ में इसमें दिया हुआ है कि रिमाइंडर आपने इस मॉडुलस के अकॉर्डिंग चेक करना है, जो 0 आ रहा है इट्स मीन आंसर उसी सेट के अंदर सिलाई कर रहा है, आंसर उसी सेट के अंदर सिलाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन सेट है वो फील्ड को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से आंसर जो है वो उसी सेट के अंदर सिलाई करता है। हमारा सेट जो है वो फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा गिवन जो सेट है वो फील्ड कहलाएगा। यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अंदर की जरूरत थी वो सिर्फ मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे डिटेल से डिफाइन किया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फील्ड क्या चीज़ है जो डेफिनेशन के अंदर यूज हो रही है हमारे टॉपिक के अंदर, तो फील्ड बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 बाइनरी ऑपरेशंस लगाए जाएं, उसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो उसी सेट में सिलाई करता है। सारे उसके तीनों के तीनों कंडीशंस बताने की जरूरत नहीं है, बता भी देंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है कि फील्ड वो सेट जो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के अकॉर्डिंग भी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, और उसके ऊपर थर्डली जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिंपली इतना भी डिफाइन किया जा सकता है कि फील्ड इज अ सेट हैविंग 2 बाइनरी ऑपरेशन एंड द आंसर लाई इन अ सेम सेट, सेम सेट में सिलाई करेगा आंसर 2 बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी।
and V a non-empty set on whose elements an operation of addition is defined. V कोई सा भी अब नॉन एम्प्टी सेट है जिसको हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सेट है, इस वक्त नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर्स का, हमने इसको प्रूव करना है वेक्टर स्पेस। सपोज दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ, अब जितनी भी डेफिनेशन के अंदर ए बी 1 2 3 जितने भी लिए जाएंगे वो सारे के सारे स्केलर्स हैं जो हम फील्ड में से लेंगे। वेक्टर जो चूज करेंगे वो भी जो हमारा वेक्टर का सेट हमने चूज किया उसके अंदर चूज करेंगे। ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो वेक्टर के अंदर से ही लाई करेगा। यही चीज में दी हुई है, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ए फील्ड में से लिया है, बी वेक्टर में से लिया है, इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इज एन एलिमेंट ऑफ बी का मतलब है कि वेक्टर को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर जो है उसी वेक्टर में लाई करेगा। देन वी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर होल्ड। फॉलोइंग एक्सियम्स जो हैं 5 एक्सियम्स हैं, अगर ये होल्ड करते हैं तो हमारा गिवन सेट जो है वो वेक्टर फील्ड कहलाएगा, स्पेस कहलाएगा। सॉरी, V इज एन अबिलियन अंडर एडिशन, दो एलिमेंट्स लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आएगा तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। दो वेक्टर्स को ऐड कर लें, स्केलर से मल्टीप्लाई करें या स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। थर्ड वाला जो हमारे पास कंडीशन है, थर्ड वाली, दो स्केलर्स को ऐड करके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या वेक्टर से सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, थर्डली कंडीशन में ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है ए बी वी इज इक्वल टू ए बी एंड मल्टीप्लाई वी, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर से ऐड करें मल्टीप्लाई करेंगे या सेपरेटली 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आएगा। 1 is आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 1 v is equal to v, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा, v वेक्टर ही आएगा। द एक्सप्रेशन ए वी इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ v and a, the elements of f are called scalars and the element of v are called vectors। मैंने ऊपर भी बता दिया, दोबारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। The vector space v over the field f is sometimes written as v f के साथ उसको मेंशन किया जाता है। If the field f over which v is a vector space is clearly understood from the context, then we simply write v instead of vf। vf के अकॉर्डिंग है तो आप नाम मेंशन करेंगे, सब बुक्स में v और ब्रैकेट में f डाल के दिखा जाता है, सब में एज ही मेंशन किया जाता है। आज इसकी डेफिनेशन तक ही मैं स्टॉप कर रही हूँ।